आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे PYQs को, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में नए क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो किस टाइप से मैं सॉल्व करती हूँ, कैसे मेथड्स को आपको यूज़ करके क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर करने जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का, तो हमें जो चीज़ आ भी रही होती है वो भी हम ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एकदम नॉर्मल वे में समझेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको किस तरीके से अटेंड करना है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशी गुप्ता आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। चलिए तो इसी के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो हमारे सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको शॉर्ट चार्ट्स, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, इंफॉर्मेशंस होंगी, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी क्लास के रिगार्डिंग हो, तो आपको सारी चीज़ें जो होंगी वो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। तो आप अगर नए हो तो सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ साथ में अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइड चाहिए हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। टीम आपसे कांटेक्ट करेगी जिससे आपकी हेल्प होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को इसी के साथ में। और ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर कॉम्पटन इफेक्ट है तो उस कॉम्पटन इफेक्ट के लिए कौन सा एक्सरे इंटरेक्शन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि किस प्रकार का इफेक्ट आप रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है पेयर प्रोडक्शन, थर्ड है करंट स्कैटरिंग और फोर्थ दे रखा है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो बताइए, पता है आप लोगों को कि कॉम्पटन स्कैटरिंग जो होती है ये किस इंटरेक्शन को शो करती है। तो चलिए बात करते हैं। और देखो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखो पहले तो हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये अपने आप में एक अलग ही क्या होता है, इंटरेक्शन होती है। अपने आप में एक अलग इंटरेक्शन है ये रेडिएशन की। इसका मतलब अगर नॉर्मल हम ऑप्शन चूज करने चाहें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन जो होता है वो भी एक अलग इफेक्ट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचते हैं एक तो करंट स्कैटरिंग और एक इनलास्टिक स्कैटरिंग। जिसने क्लास ली होगी ऐप की तो उसको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है वो एक टाइप का क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट ही होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट, तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ये बताता है कि अगर कोई रेडिएशन है वो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर टकराती है तो टकरा के क्या प्रोड्यूस कर देती है, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। साथ साथ में यहाँ से एक और फोटोन स्कैटर हो जाता है। तो इस तरीके से एक रेडिएशन आती है, एक एंगल पर वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है और एक एंगल पर स्कैटर्ड फोटोन को बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता है और यहाँ पे एक फाई एंगल बनता है। ये शो करता है कॉम्पटन स्कैटरिंग को। अब इसमें क्या होता है, अब समझने वाली बात ये है। तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रोल होता है कि यहाँ पे जो आने वाली रेडिएशन है या फिर आने वाला जो फोटोन होता है वो पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्या करता है, पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, नहीं, केवल कुछ एनर्जी का पार्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को वो देता है। और अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो करंट स्कैटरिंग में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि करंट स्कैटरिंग जो होती है ना तो आप इसमें एनर्जी चेंज कर सकते हो ना ही इसमें वेवलेंथ चेंज होती है। सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि देखने के लिए मिलती है। किसके अंदर, करंट स्कैटरिंग के अंदर। तो यहाँ पे तो भाई एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो करंट स्कैटरिंग भी इसका आंसर नहीं हुआ। इसका आंसर जाएगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी जो होता है
है उस एनर्जी में आपको ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एनर्जी में आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग में आपको एनर्जी में लॉस देखने को मिलता है, और वो भी किसके फॉर्म में, या तो आपको मिलेगा आयनाइजेशन की फॉर्म में, या आपको मिलता है एक्साइटेशन की फॉर्म में, या आपको मिलेगा एक्साइटेशन की फॉर्म में। आयनाइजेशन का मतलब कि कोई भी बाहर से आया हुआ रेडिएशन या फोटोन हुआ जिसने एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन। अब उस वैकेंसीज को कंप्लीट करने के लिए बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपना काम करेंगे, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर चला गया इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें एक पर्पस से समझाया, एक कॉन्सेप्ट वाइज समझाया, लेकिन अगर तुम लोग जब अटेंड करने जाओ अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस तुम्हारा क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो तुम लोगों को ये अच्छे से पता है, अगर तुमने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा कि ये सारे इंटरेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग हैं, तो तुम सिंपल सा आंसर इनइलास्टिक स्कैटरिंग करने वाले हो। इसके साथ साथ में दूसरी बात ये कि कॉम्पटन इफेक्ट, जैसे कि अब मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ा दिया कि क्या है, अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, उनको अच्छे से तुम लोगों को क्लियर करना है। जैसे कि थोड़ी बहुत बता देती हूँ, ठीक है, तुम्हारे ही काम में आएंगी ये चीजें, सुन लेना। कॉम्पटन इफेक्ट की कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ये किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिएक्शन करता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे कभी भी जो एनर्जी है वो पूरी ट्रांसफर नहीं होती, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है, तो यहाँ पे पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कोई मास ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल का मास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करती है। फोर्थ, जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है ये एनर्जी के इन्वर्जनली होता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ये Z पर डिपेंड नहीं करता, तो ये Z पर डिपेंड नहीं होता। सिक्स पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ये सारी टाइप की, यानी कि ऑल टाइप की एनर्जीज के लिए जरूरी है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ना। ये जो टॉपिक है इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, एम्स, CRE का ले लो, RRB, MP ग्रुप 5, सब में कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्पटन इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखने को मिलेंगे, सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस की बात कर लूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आया था ना, टाइटेट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किस इफेक्ट को शो करता है, तो वो करता है फोटो इलेक्ट्रिक को। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें क्वेश्चन किस तरीके से अटेंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि ये जो आपको दे रखे हैं, ये जो आपको पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपको सही बताया गया है। फर्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट इन स्कल बोन्स, ठीक है, ये स्कल बोन्स है। सेकंड, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द जाइगोफाइसिस ऑफ वर्टिब्री। थर्ड दे रखा है हिंज जॉइंट बिटवीन दी वर्टिब्री, और फोर्थ दे रखा है फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजियस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपने क्या क्या किस चीज के आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आई नो आंसर सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा है, मुझे अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं जॉइंट के बारे में। देखो, फर्स्ट पढ़ते हैं हम फाइब्रस जॉइंट। ये हम स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ रहे हैं। किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड जो होता है ये होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड जो होता है ये होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये साइनोवियल जॉइंट है। एक होता है फंक्शन के बेस पर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाईआर्थोसिस, एम्फीआर्थोसिस और सिनआर्थोसिस। ठीक है, ये तीन होते हैं। अब देखो, सिंपल सा अगर मतलब समझाऊं एक लाइन में, तो बात ये होती है कि फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, जहां पे फिक्स है वहीं पे ही फिक्स रहते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता।
ठीक है। सेकंड बात, इनमें जो पाई जाने वाली कार्टिलेज होगी वो फाइब्रो कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है। सेकंड बात, कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं इनमें आपको लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि हल्का फुल्का मूवमेंट, एकदम लिमिटेड मूवमेंट जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट, इसमें आपको एकदम फ्री मूवमेंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये शोल्डर, शोल्डर क्या है, मेरे चारों तरफ घूम सकता है ना, तो ये क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबको पता होगा। तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है इसमें आपको फ्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये क्या है, डाईआर्थोसिस का मतलब होता है जहां पे फ्री मूवमेंट्स होते हैं, एम्फीआर्थोसिस जहां पे लिमिटेड मूवमेंट यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट, और सिनआर्थोसिस जहां पे आपको कोई मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाला। चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। देखो स्कल बोन्स, सबको पता है कि स्कल बोन्स जो होती हैं, ये स्कल बोन्स क्या होती हैं, स्कल बोन्स की अगर बात करूं तो मूवमेंट नहीं होता है बोन्स के बीच में, तो वो किसका एग्जांपल होती है, फाइब्रस जॉइंट का। तो यहाँ पे दे रखा है कार्टिलेजिनस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाएगा, अरे वर्टिब्री के में कब यूज में होती है, वर्टिब्री में तो यूज में नहीं ली जाती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, ठीक है, तो यानी कि जो वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में क्या होता है, हिंज जॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें हिंज जॉइंट में क्या होता है, सिंगल मूवमेंट होता है, एक साइड मूवमेंट होता है। इसके अलावा फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजियस, तो भाई हमारी फैलेंजियस तो मूव करती हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्लियर, तो जॉइंट का आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपको जॉइंट की अलग से क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दिएगा। अगर आपके कमेंट्स में मुझे मिलते हैं कि हाँ काफी लोगों को चाहिए तो हम क्लास भी लेके आएंगे जॉइंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ रेडियोग्राफिक नॉइसेस, यानी कि रेडियोग्राफिक नॉइस का मेन कंपोनेंट क्या है। नॉइस का मतलब सब अच्छे से समझते हो, नॉइस का मतलब है कि जो इमेज को खराब कर रहे हैं, इमेज को ब्लर कर रहे हैं, फॉग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मेन कंपोनेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको स्ट्रक्चर मोटल, सेकंड आपको दे रखा है रैंडम मोटल, थर्ड दे रखा है क्वांटम मोटल और फोर्थ दे रखा है ग्रेननेस। बताइए पढ़ा है ना तुम लोगों ने कि नहीं पढ़ा। तो देखो आज के टाइम पे बहुत क्वेश्चंस हैं जो आर्टिफैक्ट से आते हैं, ठीक है। ये भी क्वांटम मोटल जो है वो एक टाइप का आर्टिफैक्ट ही होता है जो कि क्या करता है, इमेज को खराब करने में। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो इमेज को खराब करते हैं, इमेज की क्वालिटी को खराब करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर मोटल जो होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो आप रेडियोग्राफिक में जितने भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, चाहे एक्से ट्यूब्स हो, चाहे कॉलिमेशन हो, वो अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है। उनके प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होने की वजह से इमेज जो होती है उसमें ब्लरनेस आती है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ओके, सेकंड पॉइंट आपके यहाँ पे दे रखा है रैंडम मोटल के, यानी कि रैंडम मोटल का मतलब ये है कि कोई भी अनवांटेड रेडिएशन जो आकर के क्या कर दे, खराब कर दे आपकी अनवांटेड रेडिएशंस, या आप बोल सकते हो अनवांटेड फोटोन ग्रेन्स जो आकर के क्या कर दें, इमेज को खराब कर देते हैं। अननेसेसरी टाइप की रेडिएशन जो इमेज को ब्लर कर दे, उसके लिए भी हम ये क्या बताते हैं, रेडियोग्राफिक नॉइस को बता रहा है। इमेज क्वालिटी खराब होने का, ब्लरनेस, फॉग होने का मतलब रेडियोग्राफिक नॉइस से ही होता है। थर्ड बात करते हैं क्वांटम मोटल की। क्वांटम मोटल का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जो हैं वो आपको उतने नहीं मिल पा रहे, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जितने आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज में लिए जाने हैं उतने आपको सफिशिएंट नहीं मिल पा रहे, जिसके वजह से आपकी इमेज खराब हो रही है। ओके, फोर्थ बात करते हैं ग्रेनिस की। ग्रेनिस का मतलब होता है ग्रेन्स से रिलेटेड, ठीक है। ग्रेन्स, अब ये ग्रेन्स चाहे फोटॉन्स के हों, चाहे हम बात कर ले तो अनवांटेड रेडिएशंस के हों, तो ये बताता है ग्रेनिस को। तो इनकी वजह से भी क्या होती है, यहाँ पे जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ओके, तो याद रखना रेडियोग्राफिक जो नॉइस है, हालांकि सभी क्या है, सभी रीजन है जिसकी वजह से इमेज खराब हो रही है, लेकिन मेन रीजन होता है क्वांटम मोटल। मैंने काफी बार क्लास में भी आपको ये बात बताई है, जब भी मैंने क्लास ली है, कि आजकल क्या करते हैं एग्जामिनर कि हम क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन उन चारों ऑप्शंस में से भी कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता होना चाहिए, उस चीज को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर जाएगा क्वांटम मोटल। सारे ही इसके हैं, इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे होते हैं रीजन,
अब मैं आपको मतलब क्या क्या बताऊं इसमें। अब इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिक मोटल। एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिक मोटल। एनाटॉमिक मोटल में क्या होता है कि जब ह्यूमन बॉडी जो होती है, यानी कि मतलब जो पेशेंट है, अगर वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, यानी कि मान के चलो कि हम उसका टाउन्स व्यू करके आए हैं या फिर हमने उसका कोई भी अदर व्यू जैसे कि मैस्टर्ड व्यू किया है, अगर वो पोजीशन उसने अपनी पोजीशनिंग खराब कर दी, उसकी वजह से क्या हो सकती है, इमेज खराब हो सकती है, तो वो हम बोलते हैं एनाटॉमिक मोटल के नाम से। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमेज को ख़राब करती है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, और ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाउ डज अ हेलिकल सिटी स्कैन डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल सिटी स्कैन। यानी कि क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक हेलिकल सिटी स्कैन जो होता है वो पारंपरिक सिटी स्कैन से कैसे भिन्न है, कैसे अलग होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हेलिकल स्कैन्स इन्वॉल्व कंटिन्यूअस पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द स्कैन। यानी कि स्कैन के दौरान क्या होता है कि जो पेशेंट मूवमेंट होते हैं वो कंटिन्यू इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, हेलिकल स्कैन में। सेकंड, अ रिवॉल्विंग एक्सरे सोर्स एंड अ स्टेशनरी सब्जेक्ट आर यूज्ड इन अ हेलिकल स्कैन। यानी कि हेलिकल स्कैन में क्या होता है कि जो एक्सरे सोर्स है वो तो घूम रहा है, यानी कि एक्सरे बीम तो घूम रही है, लेकिन एक्सरे ट्यूब तो घूम रही है, लेकिन जो डिटेक्टर है वो क्या है, स्टेशनरी है। ओके, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन हेलिकल स्कैन। यानी कि हेलिकल स्कैन में अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है। फोर्थ है, हेलिकल स्कैन जनरेट 2D इमेजेस वेयर एज कन्वेंशनल स्कैन जनरेटेड 3D। यानी कि हेलिकल स्कैन तो जो 2D इमेज बनाते हैं, लेकिन जो हम पहले के टाइम पे जो हम यूज करते थे कन्वेंशनल स्कैन, वो 3D इमेज को प्रोड्यूस करते थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ये मुझे बताने की भी जरूरत है, तुम लोग आराम से इसका आंसर अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा। देखो हम नीचे से स्टार्ट करें क्या इस बार, है ना, चलो थोड़ा नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है, हेलिकल स्कैन 2D इमेज क्रिएट कर रहा है, जबकि जो यहाँ पे कन्वेंशनल है वो 3D कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप करने के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो चीज़ों को आसान बनाए। जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं उन चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे मतलब जो हेलिकल स्कैन है वो एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये तो ज़रूर ही 3D इमेज प्रोड्यूस करेगी, ये तो 3D इमेज ज़रूर ही प्रोड्यूस करेगी। सिटी स्कैन का मतलब ही होता है एक्सरे का 3D इमेजिंग व्यू। क्लियर? तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं कि नई हेलिकल सिटी स्कैन जो है वो 2D इमेज जनरेट कर सकती है। इसके अलावा कन्वेंशनल सिटी स्कैन जो कि हम पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, जिसमें आप बोल सकते हो कि हम उसमें पेंसिल बीम का यूज़ करते थे, कम डिटेक्टर्स होते थे, उसमें टाइम कंज्यूम होता था। आज के टाइम पे जो हम हेलिकल स्कैन यूज़ कर रहे हैं, इसने जो टाइम कंजप्शन है उसको कम कर दिया है। इसके अलावा जो इमेज की क्वालिटी थी उसको भी काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए सेकंड बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं ये यूज होती हैं हेलिकल स्कैन में। पहली बात तो सिटी स्कैन जो होती है उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है, यानी कि उसमें रेडिएशन होती है। दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड जो होती है उसमें रेडिएशन ही नहीं होती है, यानी कि वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पे काम करती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बात करते हैं थर्ड, अ रिवॉल्विंग एक्सरे सोर्स। अब हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम पढ़ते हैं हेलिकल सिटी स्कैन को तो उसमें यही कहा जाता है कि ये रोटेशनली एक्सरे बीम होती है, यानी कि इसमें एक्सरे बीम भी कंटिन्यू मूव करेगी और इसमें जो काउच होता है वो भी क्या करता है, कंटिन्यू, यानी कि जो डिटेक्टर होता है वो भी कंटिन्यू मूव करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। हेलिकल स्कैन इन्वॉल्व कंटिन्यू पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द स्कैन। तो ये ऑप्शन जो है ये आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। ओके, हेलिकल स्कैन बोल दो, स्पाइरल सिटी स्कैन बोल दो, जिसका हम यूज करते हैं, ये 6th जनरेशन पे डिपेंड होता है। इसमें आपको वर्किंग जो है वो भी पता होगी अच्छे से कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। आज के टाइम पे जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं 3rd जनरेशन को और 7th जनरेशन को। मैंने इसका आपको एक शॉर्ट भी बनाया था, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, 3rd और 7th जनरेशन का आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। 7th जनरेशन जो होती है वो MD होती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या हम इसको बोलते हैं MSCT मल्टी स्लाइस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्लियर?
चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बाकी अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप अगर चाहते हो कि आप जिसको भी अगर ऐसा है कि नहीं हम वैकेंसीज की तैयारी प्रॉपर गाइडलाइंस में रह के करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइड में करना चाहते हैं, तो आप हमारी सुदर्शन पैरामेडिकल की इस एप्लीकेशन को इनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सिर्फ टेक्निकल नहीं, साथ साथ में नॉन टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोनों मीडियम में प्रेजेंट होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और हिंदी जो है वो इतनी हार्ड भी नहीं रखेंगे कि किसी को समझ में नहीं आ रही, ठीक है, इजी रखेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होगा, वहां पे आपको जो जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनके भी आपको जो टेस्ट होंगे वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको शॉर्ट चार्ट में, यानी कि जो चीज़ है उसको पूरा समराइज करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी। बस आपका इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी फ्री बुकलेट अवेलेबल कराई जाएगी, अगर ये आप ऐप जो है अगर इसको करते हो तो, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, इनरोल में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हो मैसेज, कॉन्टैक्ट, आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस टू गिव द पेशेंट आफ्टर अ बेरियम मील, यानी कि बेरियम जो मील है इसमें पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बताइए। फर्स्ट है विदाउट लग्जेटिव्स, यानी कि आपको लग्जेटिव नहीं लेना है। इसके अलावा डोंट ड्रिंक फ्लूइड फॉर 8 आवर्स, यानी कि आपको 8 घंटे के लिए पानी नहीं पीना है। डोंट मॉनिटर योर बाउल मूवमेंट्स, यानी कि आपकी जो क्या हो रही है, जो भी बाउल में मूवमेंट हो रही है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर आपको एक्सेसिव अमाउंट में वाटर जो है वो पीना चाहिए। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन रहेगा, चलिए बताइए। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेरियम मील, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं हम कि बेरियम मील जो है इसमें हम बात किस किस चीज़ की करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें बात जो करते हैं वो करते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस की करते हैं, और परऑक्सीमल, यानी कि परऑक्सीमल क्या, स्टमक की ही बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ईसोफेगस और हम यहाँ पे स्टमक की बात कर लेते हैं, किसके अंदर, बेरियम मील के अंदर। ओके, बेरियम मील जो है सबको पता होगा कि इसमें हम 2 कॉन्ट्रास्ट स्टडी पढ़ते हैं। एक होती है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, जिनमें हम सिर्फ केवल एक कॉन्ट्रास्ट का ही यूज करते हैं, और सेकेंड होती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, जिसमें हम डबल कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो बेरियम मील होती है सबको पता है कि इसमें यूज आने वाला जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा वो कौन सा होता है, वो होता है बेरियम सल्फेट। कौन सा होता है, बेरियम सल्फेट। क्लियर। इसके अलावा आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि जब भी बेरियम मील किया जाता है, अब देखो ईसोफेगस के पार्ट भी अलग अलग होते हैं बेरियम मील में। बेरियम मील में अगर बात की जाए तो जो पार्ट्स होते हैं वो कौन सा होता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में भी अपर स्फिंक्टर भी होता है और लोअर स्फिंक्टर भी होता है। तो परऑक्सीमल ईसोफेगस तक तो हम बात जो होती है वो वहाँ पे ही कर लेते हैं, कहाँ पे, हम मीडियम स्वेलो में कर लेते हैं। इसके अलावा स्टमक की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो स्टमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम फंडस की बात करते हैं। इसके अलावा कार्डिया पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, पाइलोरस पार्ट की बात करते हैं। इन पार्ट्स की यहाँ पे बात की जाती है। क्लियर। किस तरीके से इनमें मूवमेंट होगा इसकी बात की जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि इंस्ट्रक्शन की, तो देखो पहली बात तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो लग्जेटिव देने का दिया जाता है, यानी कि जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होना होता है उससे पहले ही लग्जेटिव जो होते हैं वो बस्कोपान ग्लूकागॉन्स होते हैं जो हम देते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो तो क्या होते हैं, हमारे हाइपोटोनिक एजेंट होते हैं। इसके अलावा लग्जेटिव जो होते हैं वो कैस्टरॉल वगैरह होते हैं, जिससे ये होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा पेट में तो वो पूरा क्लियर हो जाए, जिसके बाद में हम एग्जामिनेशन कर सके, यानी कि जो बाउल होती है उसको पूरा क्लियर किया जाता है। ये तो एग्जामिनेशन से पहले ही हो जाता है। दूसरा, एग्जामिनेशन के बाद ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप घबराए नहीं, ठीक है, आराम से चिंतित नहीं हो, एकदम रिलैक्स करें। हो सकता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो, वाइटिस जो क्या होता है, जो फिशेज हो वो वाइटिस हो सकता है 2 दिन के लिए, ठीक है। तो 2 दिन के लिए जो फिशेज है वो वाइटिस हो सकता है। इसके लिए इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है, ड्रिंक वाटर, ठीक
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है ताकि अगर बॉडी में कोई भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया बच गया होगा कुछ भी अमाउंट में तो वो इजीली बाहर जा सके। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं विदाउट, अरे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अगर बाउल ही सही नहीं होगा तो हम प्रिपरेशन कर कैसे लेंगे। इसके अलावा 8 घंटे तक पानी नहीं पिए, एग्जामिनेशन होने के बाद में नहीं पिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दे रखा है, देखो इन वर्ड्स को नोट किया करो। अभी हो सकता है आफ्टर पे क्वेश्चन पूछा गया हो, बाद में हो सकता है बिफोर पे पूछा जाए। ओके, अब भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि बाउल मूवमेंट को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, मॉनिटर ही नहीं करेंगे तो मतलब ही क्या है फिर, ठीक है। इसके अलावा तो एक्सेसिव अमाउंट में आपको क्या करना है, वाटर पीना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो तुम सबको पता है अच्छे से कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं एनाटॉमिकल, ये हमारे आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि आजकल थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। पूछा गया है विच बोन इज लेबल्ड ए, ल्यूनेट, स्केपॉइड, कैपिटेट या टर्पेजॉइड, और आपको ए जो बोन है वो यहाँ पे दे रखी है कुछ इस तरीके से। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपको कार्पल बॉन्स जो हैं, सबको पता है ना कार्पल बॉन्स होती हैं भाई, 8 बॉन्ड होती हैं कार्पल बॉन्ड, एक हाथ में 8 होती हैं, ठीक है। तो कार्पल बॉन्ड 8 होती हैं, एक पैरोक्सिमल रो में होती है और एक डिस्टल रो में होती है। एक पैरोक्सिमल रो में होती है और एक डिस्टल रो में होती है। पैरोक्सिमल यानी कि जो ओरिजिन के पास में प्रेजेंट है, और डिस्टल यानी कि जो ओरिजिन से थोड़ा दूर प्रेजेंट है। क्लियर। और ये आपकी होती है यहाँ पे मेटाकार्पस 5 बॉन्स होती हैं, फैलेंजियस आपकी 14 होती हैं, ठीक है। तो भाई ये चीजें तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 एक हाथ में, और फैलेंजियस कितनी होती है, 14 एक हाथ में। ओके, तो 2 हाथों में फैलेंजियस 28 हो जाएगी, मेटाकार्पल 10 हो जाएंगे और कार्पल 16 हो जाएंगी दोनों हाथों में। अच्छा, एक हाथ में बात करते तो ह्यूमरस एक आती है, रेडियस एक आती है और अल्ना एक आती है। इसी तरीके से तुमको फुट का भी पढ़ के जाना है, पूरा एनाटॉमिकल तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या डायग्राम दे रखा है। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है ये यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो देखो क्या होता है कि जो थंब होता है उस थंब के जो पास में होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसके पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पॉइंट होता है। तो ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट रुको, ये वाला जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला स्केपॉइड हो गया। अच्छा, स्केपॉइड जो होता है इसके जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टर्पेजियम। अब टर्पेजियम के बगल में क्या होता है, टर्पेजॉइड होता है यहाँ पे। इसके बगल में क्या आता है, कैपिटेट। तो आप अगर यहाँ से याद करके और फिर इस तरीके से चलोगे ना तो मेरे ख्याल से ईजी पड़ेगा, बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से कर रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा कैपिटेट के बाद में ये हेमेट आ जाएगा, हेमेट के बाद में ये प्यूसिफॉर्म आ जाएगा, ये ट्राइक्यूरेटम आ जाएगा और ये ल्यूनेट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपको यहाँ पे दिया होता है। तो देखो अगर तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेटा जो कार्पल है जो हम थंब मानते हैं, अगर इसमें तुम इसके पॉइंट के यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो तो तुम्हें क्या लगेगा यहाँ पे कि जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, यहाँ पे ये इसके पॉइंट के जस्ट ऊपर जो होती है ये होती है टर्पेजॉइड। ओके, तो इसका आंसर इस तरीके से जाएगा। तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जो चीजें हैं वो किस तरीके से यहाँ पे पूछी जा रही हैं। क्लियर। एक मिनट रुको, ये थोड़ा डायग्राम जो है वो थोड़ा अलग दे रखा है ना, यहाँ पे ल्यूनेट दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ये कैसे स्टार्ट होगी, फर्स्ट मेटाकार्पल तो वहाँ से स्टार्ट होती है, इसके पॉइंट थंब से स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे गलत दे रखी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए तुम लोग टेंशन मत लो, ये थोड़ा कुछ हो गया है यहाँ पे, है ना। इस क्वेश्चन को मैं देख लूंगी एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोमेटिक इफेक्ट का। हालांकि वो अभी ल्यूनेट को तुम गायब कर देना, लेकिन इसके पॉइंट जो होती है उसके जस्ट ऊपर टर्पेजॉइड होती है जो कि प्रेजेंट होती है। बात करते हैं सोमेटिक इफेक्ट की, कि सोमेटिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट दे रखा है आर नॉट अ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी कि सोमेटिक इफेक्ट जो है वो रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा दे रखा है डू नॉट अकर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि ये जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उसमें नहीं हो सकते हैं। थर्ड दे रखा है अपीयर इन द इंडिविजुअल हु इज एक्सपोज टू रेडिएशन, यानी कि ये उन्हीं पर्सन को होता है जो रेडिएशन से एक्सपोज हुए होते हैं। फोर्थ दे रखा है अकर इन फ्यूचर
डिसेंट्स ऑफ द रेडिएशन एक्सपोज इंडिविजुअल, यानी कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इसके कांटेक्ट में जो भी पर्सन आता है उसके, ये पर्सन के जो फ्यूचर्स जो होते हैं, यानी कि फ्यूचर में जो भी होगा उससे हो सकती है इनको, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो बेबीज होते हैं उनको हो सकता है। तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सोमेटिक इफेक्ट के बारे में कि सोमेटिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। सबको अच्छे से पता है कि जो रेडिएशंस होती हैं ये बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और रेडिएशन के मतलब एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। अगर जिसने एक्सरे की क्लास नहीं ली हो वो जाके लेना, मैंने वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे में बताया था कि जो एक्सरेज होती हैं ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ये बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में अब बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है, जो कि आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन देखे भी होंगे इसके। बताओ, झूठ तो बोल नहीं दी मैं, देखे ही होंगे ना। इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है, ओके, तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्यूट इफेक्ट होता है। एक्यूट इफेक्ट यानी कि अर्ली में आपको पता लग जाता है कि कुछ है भाई, प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक इफेक्ट आपको जब सिम्टम्स लेट अपीयर होते हैं। उसी तरीके से दो और इफेक्ट होते हैं जो कि स्टोकास्टिक इफेक्ट के ही है। एक होता है सोमेटिक इफेक्ट और एक होता है जेनेटिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और जो ये इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन है ना, इसको जरूर पढ़ लेना तुम लोग। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मैम तो ऐसी बोल रही हैं, ऐसे नहीं बोल रही भाई, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सोमेटिक इफेक्ट और जेनेटिक इफेक्ट की। सोमेटिक इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं यानी कि जो हमें क्या मिलते हैं, जो हम हमारे बॉडी में बर्थ के बाद अपीयर होंगे, यानी कि जब हम इस भयंकर दुनिया में आए ना, बिल्कुल इस दुनिया में जब हम आए ना तब हमारे अंदर अपीयर होंगे ना बर्थ के बाद में, वो सिम्टम्स में आते हैं सोमेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट की बात करूं यानी कि हम जो अपने मम्मी पापा से लेके हुए आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी, ठीक है। तो इस समय हमें वो दिखता है, यानी कि हम जो जन्म से ही, बर्थ बॉर्न से ही हमारे बॉडी के अंदर अपीयर होंगे, वो होते हैं जेनेटिक इफेक्ट। तो बात करते हैं सोमेटिक इफेक्ट की, यानी कि हमने बर्थ के बाद में इस इन्वायरमेंट में आके हमको जो मिले। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस की। क्या ये एक बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। डू नॉट अकर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, अरे पॉसिबल ही नहीं है। बाई चांस मान के चलो कि आप अपने दोस्त का एक्सरे करवाने गए हो, ठीक है, अब डोज इतना हाई था कि आपको भी साथ साथ में लग गया और आपकी बॉडी झेल नहीं पाई, तो क्या हो सकता है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर। एक बार में कुछ नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे होगा। तो बार बार दोस्तों को लेकर जाओ, ठीक है। तो डू नॉट अकर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, अरे भाई डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अकर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन है। थर्ड बात, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कोई भी पर्सन अगर वो रेडिएशन से एक्सपोज हो चुका है तो उसके अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ है कि फ्यूचर, यानी कि या तो फिर हमें मम्मी पापा से मिलेगा या फिर हमारे बेबीज को मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया, ओके। तो ये क्या होता है, हेरिडिटिकल नहीं होता है। अगर ये इसमें ऑप्शन आता तो ये जेनेटिक इफेक्ट में जाता। किसमें? जेनेटिक इफेक्ट में। जेनेटिक इफेक्ट भी खुद एक बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और ये जो अकर होता है ये क्या होता है, अपन को जन्म से ही मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। इसके अलावा एक बात और सुन लो कि ये जो इफेक्ट्स है ना, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को, उन एग्जाम्पल के साथ साथ में जो डोज है ना, उन सबको अच्छे से याद करना, क्वेश्चंस आते हैं, ओके। इसके अलावा ये जो दो है ना, इनमें आपको चार्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि जो इनका डायग्राम होता है ना एक चार्ट वाला, वो चार्ट आप लोगों को रेडी करना पड़ेगा। उस चार्ट से भी क्वेश्चन, जो डायग्राम होता है ना डिटर्मिनिस्टिक का और स्टोकास्टिक का, वो आपको याद करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट पोजीशन और प्रोजेक्शन इज यूजफुल टू डायग्नोस्टिक फ्रैक्चर्स ऑफ द एसिटाबुलम। मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि आता है कि एसिटाबुलम का अगर फ्रैक्चर है तो उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सी पोजीशन होगी जिसको आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट है डूहन, नहीं ये डन्स व्यू है, ओके। सेकंड है जुडेट व्यू, थर्ड है सिस्मर्ड व्यू और फोर्थ है रोजेनबर्ग व्यू। बताइए कौन सा व्यू होता है। हालांकि सबको पता है कि एसिटाबुलम का अगर फ्रैक्चर है तो उसके लिए हम कौन सा करते हैं, जुडेट व्यू ही करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेल्विस होता है उसका क्या करते हैं, ऑब्लिक व्यू करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इंटरनली अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो जो अफेक्टेड साइड होगी उसको हम अप रखेंगे, अगर एक्सटर्नली प्रॉब्लम है तो हम अफेक्टेड साइड जो है उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ डिटेक्टर के पास में रखेंगे।
क्लियर है। इसके अलावा बॉडी जो होगी उसको सुपाइन में करके फिर उसको क्या करेंगे हम इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे एसिटाबुलम के फ्रैक्चर के लिए। तो ऑप्शन तो यहाँ पे आपको जूडेट व्यू मिल ही गया, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे व्यूज की। सबसे पहले जूडेट व्यू जो होता है ये एसिटाबुलम के फ्रैक्चर के लिए, यानी कि जहाँ पे भी एसिटाबुलम नाम आ जाए ना फ्रैक्चर का, समझ जाना कौन सा व्यू है, जूडेट व्यू है। ओके, ये क्या होता है, पेल्विक व्यू होता है। फर्स्ट तो बात तुम्हें ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी पोजीशन जो होती है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप पेशेंट को सुपाइन में लटा करके फिर थोड़ा उसको ऑब्लिक रोटेट करोगे। अगर इंटरनली है तो जो अफेक्टेड साइड होगी उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, और अगर एक्सटर्नली है तो अफेक्टेड जो साइड है उसको आपको डाउन रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए सेकेंड हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं डंस व्यू की। इसमें क्या होता है, तो देखो जो ये डंस व्यू है, हालांकि काफ़ी लोगों को पता होगा, जो लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि ये जो डंस व्यू है ये मेनली तो जो फीमोरल हेड और नेक होता है, यानी कि फीमेल की जो हेड और नेक में अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फीमेल में थाई बोन में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए हम ये वाला व्यू जरूर करते हैं। तो फीमोरल हेड एंड नेक के लिए ये जो व्यू होता है ये किया जाता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं डंस व्यू। इसमें क्या होता है कि जो हिप होता है उस हिप को भी क्या किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है। इसके अलावा जो किस पे 45 डिग्री के एंगल पर सुपाइन में लटाकर फिर फ्लेक्स कराया जाता है। इसके अलावा जो नी होते हैं उनको भी फ्लेक्स और एक्सटेंशन का मतलब सबको पता है ना। फ्लेक्स का मतलब है कि जो नीज है उनको फ्लेक्स कराने का मतलब बॉडी के ऊपर लेके जाया जा रहा है, और जो एक्सटेंशन होता है उसका मतलब है बॉडी से दूर लेके जाया जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे डंस व्यू होता है। अच्छा, और कौन कौन से व्यू है, यहाँ पे है सिस्मॉइड व्यू। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि सिस्मॉइड व्यू जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो देखो जो सिस्मॉइड व्यू होता है ये क्या होता है, सिस्मॉइड बॉन के लिए किया जाता है। किसके लिए, सिस्मॉइड बॉन के लिए। तो ये सिस्मॉइड बॉन के लिए किए जाने वाला क्या होता है, यहाँ पे व्यू होता है। सिस्मॉइड व्यू जो होता है इसमें मेनली हम क्या करते हैं कि जो प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लिटाते हैं, इसके अलावा जो फुट होता है उसको क्या कहता है, डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में हम लिटाते हैं। ओके, सबको पता होगा कि डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन जो होती है वो किस टाइप से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजेनबर्ग व्यू की, यानी कि जो रोजेनबर्ग व्यू है वो किस अकॉर्डिंग होता है। तो देखो रोजेनबर्ग व्यू जो होता है इसमें हम जो पेशेंट है, यानी कि ये ऐसा व्यू है जिसमें हम अर्ली जॉइंट स्पेसेस जो होते हैं, अगर वो जॉइंट स्पेस आपका कम होता हुआ जा रहा है ना, तो उसका पता लगाने के लिए रोजेनबर्ग व्यू जो है वो सबसे बेस्ट व्यू होता है। ये मेनली जो यूज में आप लोगे, ये आप जो आर्थराइटिस होता है ना उसमें आप यूज ले सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसको सीधा खड़ा किया जाएगा, इसके अलावा जो नी है उनको थोड़ा बेंड किया जाता है, और उसके बाद में ये एग्जामिनेशन जो होता है ये ट्रीट किया जाता है। इसमें जो सेंट्रल रे है उसको आप क्या करते हो, पैर की साइड में कॉर्डियली 10 डिग्री पे देते हो। ओके, तो जो रोजेनबर्ग व्यू है ये जॉइंट स्पेसेस को कि जो नैरोइंग होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन है, ये क्या है, अर्ली डिटेक्शन। क्लियर। तो ये होता है हमारा क्या, रोजेनबर्ग व्यू होता है। ओके, तो आंसर तो खैर आप लोगों को पता ही था, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड एंड यूनिफॉर्म कंप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट इन मैमोग्राफी इज टू, यानी कि एक अच्छे और यूनिफॉर्म कंप्रेशन जो होता है उसके लिए मैमोग्राफी में उसके लिए जो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट है इमोबिलाइज द ब्रेस्ट, सेकंड है डिक्रीज स्कैटर रिडक्शन, थर्ड है डिक्रीज ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, अरे ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, कर दो टिक, करोगे तो भी सही रहेगा, पता है इसमें तो कभी कभी तुक्के भी सही लगते हैं। तो देखो बात करते हैं गुड और यूनिफॉर्म कंप्रेशन की, तो इसके लिए हम मैमोग्राफी में एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल। क्या होता है, ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल। इस ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल को ही हम क्या बोलते हैं, लेग्जिन प्लेट बोलते हैं। ओके, तो कभी अगर क्वेश्चन लेग्जिन प्लेट के नाम से भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल की ही बात की गई है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो ब्रेस्ट एरिया है ना तो वो ओवर एक्सपोज हो और ना ही वो अंडर एक्सपोज हो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो चेस्ट वॉल के साइड का एरिया होता है वो ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, यानी कि रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए, और जो निप्पल साइड एरिया होते हैं वो अंडर एक्सपोज नहीं होने चाहिए।
ठीक है, यानी कि कम एक्सपोज नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है रेडिएशन की वो उतनी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्यों हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहली बात, हम इसका यूज करते हैं ब्रेस्ट एनाटॉमी की ओवरलैपिंग को कम करने के लिए, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट एनाटॉमी की ओवरलैपिंग जो होती है, यानी कि एनाटॉमिकल जो ओवरलैपिंग है ना उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो पहली बात तो हो गई एनाटॉमी की ओवरलैपिंग को कम करने के लिए। दूसरी बात, हम इसका यूज करते हैं जो पार्ट होता है बॉडी का उसको इमोबिलाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन सही। सेकंड बात कि जब हम ब्रेस्ट एनाटॉमी की ओवरलैपिंग को कम करते हैं तो उसमें जो थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। ओके, तो ब्रेस्ट की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्कैटर रिडक्शन होता है, यानी कि जो स्कैटर रिडक्शन होता है वो भी क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको कम देखने को मिलता है। साथ साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आपने पार्ट जो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गन है उसको इमोबिलाइज कर दिया है, तो जब हम उसको एक्सपोज करेंगे तो उससे मिलने वाली जो इमेज होगी ना उसमें किसी तरीके की आपको ब्लरनेस नहीं दिखाई देगी, नो ब्लरनेस। तो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इमेज जो हो वो खराब नहीं हो, तो उसको डिक्रीज करती है। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मैमोग्राफी को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस आते हैं मैमोग्राफी से और स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक 6 साल का बेबी है, ठीक है, एक 6 years old चाइल्ड है, कम्स फ्रॉम चेस्ट इमेजिंग, जो कि चेस्ट इमेज के लिए यानी कि एक्सरे करवाने आया है चेस्ट का। As a radiographer, what will you do to ensure minimum radiation exposure? तो एज अ रेडियोग्राफर आप ऐसी क्या चीज़ इंश्योर करोगे जिससे उस बेबी को कम से कम रेडिएशन डोज मिले? तुम लोग क्या करते हो कि हम सभी ऐसा करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है अंदर, जैसे कि कोई भी वुमेन है या फिर कोई भी मेल आता है या कोई भी फीमेल आती है, तो हम क्या करते हैं, अगर उनके साथ बेबी आया है तो हम क्या बोलते हैं उनको, अरे बेबी को बाहर निकाल दो, फालतू का रेडिएशन मिलेगा उसको। आज तो बेबी ही एक्सरे करवाने आ गया, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले कि आप सिटी चेस्ट प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे। सेकेंड बात, आप हाई MAS और लो KBP का यूज करोगे। थर्ड, आप पीडियाट्रिक एक्सरे प्रोटोकॉल्स का यूज करोगे। फोर्थ, आप रिपीट द स्कैन ट्वाइस फॉर क्लियरिटी। चलिए बताइए और मुझे क्लैरिटी दीजिए थोड़ी कि आप इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो देखो बात करते हैं कि अगर हम सिटी चेस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये पीडियाट्रिक सिटी चेस्ट प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो तो अडल्ट के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है, और अगर अडल्ट की डोज बेबी को मिल गई तो फिर तो बेकार ही मामला, ठीक है, फिर सब तुम रेडियोग्राफर को ढूंढोगे, कहाँ गया वो रेडियोग्राफर, ठीक है, तो ये काम नहीं करना। सेकंड, हाई MAS और लो KBP, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप हाई MAS दे रहे हो इसका मतलब है आप डोज ज़्यादा दे रहे हो, और बेबी को डोज अगर ज़्यादा मिलेगी तो ये तो उसके लिए नुकसान रहेगा। इसलिए अगर ऑप्शन में ये होता कि हाई KBP और लो MAS, तो बिल्कुल आप इसकी को ही प्रीफरेंस देते, लेकिन ऑप्शन में उल्टा दे रखा है। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि जल्दबाजी में तुम हमेशा क्वेश्चंस गलत करके आते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड बात करते हैं पीडियाट्रिक एक्सरे प्रोटोकॉल। अब भली एक्सरे प्रोटोकॉल्स है तो क्या हम आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ सिटी में नहीं करते हैं क्या? उसमें भी करते हैं। तो बिल्कुल अगर आप पीडियाट्रिक एक्सरे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करोगे तब आप इजीली सिटी स्कैन कर सकते हो, और जिससे पेशेंट जो होगी उसको चेस्ट एक्सरे कर सकते हो, जिससे पेशेंट को कम से कम डोज मिलेगी। फोर्थ बात ये है कि रिपीट द स्कैन ट्वाइस। अरे हमें डोज कम देनी है, हमें इमेज जैसी भी आए वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि आपको जो डोज है वो मिनिमम से मिनिमम मिलनी चाहिए। तो आंसर जो होगा वो थर्ड जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर डबल बार डोज दे दी ना तो पेशेंट को ज़्यादा डोज मिल गई है, ज़्यादा डोज मिल गई है, तो ये तो क्वेश्चन तो एकदम ही अपोजिट हो गया ना। फिर तो क्वेश्चन है मिनिमम रेडिएशन एक्सपोजर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेटिकल, तो इनको थोड़ा बहुत आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको थॉरेटिकल क्वेश्चन बताया है, इसके अलावा आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात, पैक्स इज, यानी कि पैक्स क्या होता है? पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, इनको थोड़ी की इंग्लिश को इनकी हिंदी को थोड़ा हटा देना है ना,
ध्यान मत देना। चलो, इसके अलावा पिक्सल एक्वायर्ड कम्युनिकेटेड सिस्टम, पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पिक्चर एक्वायर्ड कंजक्टेड सिस्टम। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि इसका आंसर थर्ड जाएगा, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसमें और इसमें यही अंतर था कि यहाँ पे एंड भी आता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत पैक्स के बारे में। देखो पैक्स है क्या, अगर मैं नॉर्मली समझाऊं तो पैक्स जो होता है ये एक टाइप का नेटवर्क सिस्टम होता है। क्या है? एक टाइप का नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम यानी कि अगर मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ी बात करते हैं फ़ोन से लेकर ही, अगर ये फ़ोन है, ठीक है, अगर मुझे किसी को क्या करनी होती है, कोई भी फाइल भेजनी होती है, कोई भी इमेज भेजनी है, तो मैं क्या करूँगी, अपने फ़ोन का नेट ऑन करूँगी और उस नेट से दूसरे के फ़ोन में उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसी तरीके का कुछ पैक्स होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि फाइल्स का काम, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस रिकॉर्ड डाटा के लिए क्या करते थे वो लोग, फाइल्स बनाते थे। मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी वहाँ पे, फाइल्स जो होती थी उनको स्टोर करके रखा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे इंसान को जाना पड़ता था उसको पहुँचाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि ये नेटवर्क सिस्टम के आने की वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम दूसरे इमेजिंग टूल्स पे आसानी से उस इमेज को, उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे काम भी इजी हो जाएगा, आपका भी टाइम बचा, सामने वाले का भी टाइम खराब नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो पैक्स एक टाइप की क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसने आज के टाइम पे क्या कर दिया है, जो मैनुअल फाइलिंग वगैरह होती है इन सबको हटा दिया है। ओके, ये क्या है, एक इजी एक्सेस बन चुका है, एक इजी एक्सेस बन चुका है इमेज के ट्रांसपोर्ट का, इमेज को ट्रांसपोर्ट करने का। अच्छा, थोड़ी बहुत बात बता देती हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगी, फिर भी सुन लो। सबसे पहले तो इमेजिंग मॉडलिटीज़ होती हैं। इमेजिंग मॉडलिटीज़ का मतलब जहाँ से हम इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि सिटी होता है, MRI होती है, USG होती है, यहाँ से। इन इमेजिंग मॉडलिटी पे मान के चलो कि मैं अपना सिटी स्कैन कराने गई, सिटी स्कैन मैंने करा लिया तो कैप्चर हो गया। इसके बाद में वो जाता है वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन का मतलब जो उनका, जो जैसे कि DR है तो उनकी स्क्रीन पे जाएगा, उसमें वो लोग ये चेक करेंगे कि जो इमेज है वो सही आई कि नहीं आई। अगर इमेज सही आ चुकी है तब उसको नेटवर्क सिस्टम की हेल्प से वो लोग एक तो मुझे दे देंगे इमेज को, और एक खुद अपने रिकॉर्ड में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, कि बाय चांस अगर मुझसे खो जाए तो अगर मैं बाद में आऊँ तो उनको एग्जामिनेशन नहीं करना पड़े, वो वहाँ से ही मुझे वापस से ला करके उस रिपोर्ट को दे दें। क्लियर? तो ये जो नेटवर्क सिस्टम है, ये नेटवर्क सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि VPN हो सकता है, ठीक है, SSL हो सकता है, सिक्योरिटी लेयर हो सकता है, ओके, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर हो सकता है। इस तरीके से ये बात की जाती है पैक्स की। पैक्स के बारे में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टेली रेडियोलॉजी की। टेली रेडियोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे कि तुम और मैं, टेली रेडियोलॉजी का मतलब है कि अगर कोई एक इंसान है जो आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन आपको कोई किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, कोई भी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प चाहिए, और वहाँ से आपको एज अ नेटवर्क की हेल्प से आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है, तो वो है टेली रेडियोलॉजी। आज हमारे बीच में भी जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं हेल्प किसकी है, नेटवर्क सिस्टम की हेल्प है। मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, आप क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, तो जो लोग क्लास देख रहे हो अपनी प्रेजेंस जरूर लगाना कमेंट्स में। तो टेली रेडियोलॉजी जो होती है वो इस चीज़ को शो करती है। मेनली ये तब की जाती है कि अगर बाई चांस डॉक्टर जो हैं वो अगर किसी भी अगर हॉस्पिटल से दूर जाते हैं किसी भी अपने पर्सनल काम की वजह से या फिर कुछ भी काम की वजह से, और किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ जाए डॉक्टर की, तो वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली टेली रेडियोलॉजी की हेल्प से मदद ले सकते हैं। क्लियर? चलो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया। बेस्ट व्यू फॉर फ्रंटल साइनस, यानी कि फ्रंटल साइनस के लिए कौन सा व्यू है जो कि बेस्ट रहेगा? ऑप्शन है कैल्डवॉल व्यू, वॉटर्स व्यू, सबमेंडो वर्टेक्स या फिर टाउन्स व्यू। बताइए। यानी कि पूछा यह गया है कि जो फ्रंटल साइनस जो होता है इसके लिए बेस्ट व्यू जो होता है, ये बेस्ट व्यू कौन सा है? तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो कैल्डवॉल व्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं। देखो, जो कैल्डवॉल व्यू होता है इसको हम बोलते हैं AP, यानी कि ये क्या होता है, AP एक्सियल व्यू होता है। ये व्यू जो होता है ये किया जाता है फ्रंटल साइनस के लिए। किसके लिए किया जाता है? फ्रंटल साइनस के लिए। एक तो टाउन्स व्यू होता है जो आपको देखने को मिल रहा होगा, एक होता है कैल्डवॉल व्यू जो हम करते हैं किसके लिए, यहाँ पे ये हमको बताता है एक एक्सेस को। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको आप क्या करोगे, सॉरी, टाउन्स व्यू AP में होता है, और जो ये कैल्डवॉल व्यू होता है
ये पीए में होता है, ठीक है, सॉरी, है ना, ये पीए में होता है। तो पेशेंट जो होता है इसको क्या करते हैं हम, पीए पोजीशन में लाई करते हैं। उसके बाद में उसकी जो नोज है, उसके जो फोरहेड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, जो इमेज रिसेप्टर होता है उस पर रखते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल रे होती है, उस सेंट्रल रे को हम कॉर्डियली यानी कि यहाँ से पैड से होते हुए क्या देते हैं, 15 डिग्री पे आगे की तरफ पहुंच जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो एग्जामिनेशन है ये लिया जाता है। अच्छा, इसको कॉर्डियली इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका जो पैट्रस रीजन होता है, उस पैट्रस रीजन की भी एग्जामिनेशन किया जा सके, ठीक है, उस पैट्रस रीजन का भी एग्जामिनेशन किया जा सके। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। अब बात करते हैं वाटर व्यू। वाटर व्यू जो होता है ये आपको सबको पता है क्या होता है, पीएनएस व्यू होता है, यानी कि पैरानेजल साइनस व्यू होता है, जो मेनली जो किया जाता है वो मैक्सिलरी साइनस के लिए किया जाता है। किसके लिए, मैक्सिलरी साइनस के लिए। ओके, अच्छा, और भी साइनस होते हैं आपके। तो ये जो आपका सब मैंडोवर्टेक्स व्यू होता है, ये आपका सब मैंडोवर्टेक्स व्यू किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे स्फिनोइड और एथनोइड के लिए किया जाता है, ठीक है, एथमोइड साइनस जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो ये कुछ साइनसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्लियर। इसके अलावा जो टाउन्स व्यू होता है, ये टाउन्स व्यू ऑक्सीपिटल बोन के लिए जो सबसे मेन फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है कहीं ना कहीं, और साथ साथ में आपके जो फोरामेन मैग्नम होता है उसके लिए किया जाता है। ओके, तो इन एग्जामिनेशन को अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आप लोगों ने सिलेबस की क्लास देखी होगी कि आजकल रेडियोग्राफिक व्यू पे, पोजीशनिंग पे और रेडिएशन जो फिजिक्स है ना, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating homeostasis by draining interstitial fluid as well as providing a mechanism of defense। यानी कि होम्योस्टेसिस को नियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो अंतःकोशिका द्रव यानी कि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसको निकालने के साथ साथ में डिफेंस यानी कि सुरक्षा के लिए तंत्र प्रदान करता है। ऑप्शन है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल रहे होंगे कि मैम एनाफीजो पे क्वेश्चन कम दिए हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा ताकि और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन सिस्टम्स के ऊपर। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब सबको अच्छे से पता होगा, इसका मतलब होता है कि जैसे बाहर का इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट हो जाना। ओके, यानी कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, उस चीज़ को, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम होगा। तो अगर हमको क्या करना है, सडनली तो हम हो नहीं पाते अपीयर, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी है कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होता है, जिसकी वजह से हम वापस से उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, अडप्ट हो जाते हैं। क्लियर। यानी कि अगर बाहर गर्म है तो अंदर भी गर्म, बाहर ठंडा है तो अंदर भी ठंडा, ठीक है, इस तरीके का मामला होता है। सेकेंड बात है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो क्या होता है, सबने सुना होगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में निकलने वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है लिम्फ, जो कहाँ से होकर जाता है, ये जाता है लिम्फ नोड से होते हुए। लेकिन बाद में क्या होता है कि जितने भी यूज में आने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उन सबको लेने के बाद में जो बचा कुचा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को ये वापस से कहाँ पे डाल देते हैं, ब्लड के साथ में मिक्स कर देते हैं, वापस से ब्लड के साथ में मिक्स कर देते हैं, जो आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। ओके, इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये डिफेंस में बहुत यूज में लिया जाता है। डिफेंस का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में किसी ने भी अटैक किया, चाहे इंटरनली अटैक किया है, तो उस टाइम पे फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरियाज को मारने के लिए कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा वो आपकी हेल्प करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, किसी के मन में ये आया कि इम्यून सिस्टम ने गया, क्यों नहीं गया? इम्यून सिस्टम इसलिए नहीं गया क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो बॉडीज के बारे में बात करते हैं, एंटीबॉडीज के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आपको पता ही है, खाने का काम है। डिफेंस का काम कुछ कुछ चीज़ों का होता है, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो होम्योस्टेसिस जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बिल्कुल करते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो उसको निकाला नहीं जाता है, हर एक ग्लैंड जो होती है वो उसको सिक्रेट करती है और उसको यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूँ तो पिट्यूटरी हार्मोन्स होंगे, और फिर वहाँ से जो जैसे कि एडिनो हाइपोफाइसिस से अलग होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से अलग होते हैं। इसी तरीके से पैनक्रियाज में अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं। इस तरीके के जो ग्लैंड्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि मान लीजिए वेयर कॉन्ट्रास्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जहां पे कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कि आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है, आप यूज में नहीं ले सकते हो उसको। व्हाट एडवांसिटी टेक्निक कैन हेल्प असेस वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, तो आप कौन सी टेक्निक का सिटी में यूज करोगे जिससे आपको वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है उसका एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो वो आपको मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, हम और आप एज अ स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं, ये खत्म ये खत्म, ठीक है, हाँ टीचर की तरह भी लगा लेते हैं, ठीक है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब 2 ही सिटी यहाँ पे बचती हैं, तो अगर कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है तो याद रखना हमेशा हम ड्यूअल एनर्जी सिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ड्यूअल एनर्जी सिटी का। अब हम इसमें ड्यूअल एनर्जी सिटी का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये वर्चुअल कॉन्ट्रास्ट सिटी होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें मिलने वाली इमेज होती है वो ऐसा दिखाती है कि उसमें कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, यानी कि वो जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होंगी उनको एकदम ही डिफरेंशिएट करके दिखा पाती हैं, अच्छे से दिखा पाती हैं, इसलिए हम यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी सिटी का यूज करेंगे, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जहां पे हमने कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं किया नहीं, लेकिन हमें जो इमेज मिली वो काफ़ी अच्छी मिली है, ठीक है, तो इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा लो डोज सिटी, अगर आप लो डोज सिटी का भी यूज़ कर रहे हो इसका मतलब है आप आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो दे रहे हो, इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम मात्रा में आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाएगा। तो आज आपको अपने नोट्सों में ये मेंशन कर लेना कि ड्यूअल एनर्जी सिटी जो होती है वो एक वर्चुअल कॉन्ट्रास्ट सिटी की तरह भी काम करती है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। ओके, जितने अच्छे व्यूज रहेंगे उतनी अच्छी बात है। डिफरेंसेस बिटवीन सीआर और डीआर, सीआर और डीआर के बीच में क्या अंतर है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनका अपन आंसर तो इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन वो टिक करने में कभी कभी गलती कर देते हैं, क्लिक करने में गलती कर देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, सीबीटी बेस्ड, इसलिए देखो क्वेश्चन ये है डीआर इमेजेस आर डिस्प्लेड इमीडिएटली। बिल्कुल सही बात है कि जो डीआर पे हम यानी कि डिजिटल रेडियोग्राफी का जब हम यूज करते हैं तो हमें जो इमेज होती है वो जल्दी मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड बात यह है कि डीआर हैज हायर डीक्यूई। डीक्यूई का मतलब होता है डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी। डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, यानी कि कोई भी स्क्रीन है जहां पे एक्सरे फोटोन इंसिडेंट हुए तो उस स्क्रीन ने कितने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, तो ये शो करता है डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी को। क्लियर? तो डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे लो पेशेंट डोज का यूज करते हैं। थर्ड दे रखा है डीआर यूज आईपीएस। अरे ये वो वाला आईपीएस नहीं है, ठीक है, ये है इमेज प्लेट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आप इमेज प्लेट सिस्टम का यूज करते हो। तो चलिए बताइए, आई थिंक आप बता दोगे, काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल डीआर जो होता है वो जो इमेज है उसको जल्दी डिस्प्ले कर देता है और हमें जल्दी इमेज मिल जाती है एज कंपेयर टू सीआर के, यानी कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के। फर्स्ट सही है। सेकंड, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, डीआर में क्या होता है कि जो इमेजेस होती है वो भी जल्दी मिलती है, काम जो होता है वो भी जल्दी होता है, पेशेंट जो डोज होती है वो भी काफी कम मिलती है क्योंकि वहां पे टाइम बच रहा है ना हमारा, हमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा वहां पे। इसके अलावा डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी यानी कि जो नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स है वो भी ज्यादा मिल रहे हैं हमें एज कंपेयर टू सीआर के। इसके अलावा डीआर में हम इमेज प्लेट सिस्टम का यूज करते हैं नहीं, हम डीआर में इमेज प्लेट सिस्टम का यूज नहीं करते, हम डीआर में यूज करते हैं डिटेक्टर्स का। कौन से डिटेक्टर? डायरेक्ट डिटेक्टर और इनडायरेक्ट डिटेक्टर जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं। सेंटिलेशन मटेरियल के वो बने होते हैं, फॉस्फो मटेरियल के वो बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड एक्टिवेटेड विथ टेरिबियम। क्लियर? तो इनके ये बने हुए होते हैं, जबकि इमेज प्लेट सिस्टम जो होता है वो किस में होता है? ये सीआर में होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि बी ऑप्शन। तीन तो ये ऑप्शन जिसमें आपको ये बताना है कौन सही है, फिर इन ऑप्शन में भी आपको ये देखना है कि आंसर कौन से क्वेश्चन का सही होगा। क्लियर? चलिए
अब जैसे कि आप सभी को पता ही है, ठीक है, मैं अभी ब्रेक ले लेती हूँ। तो देखिए बात यह है कि जो जो एप्लीकेशन अगर बाई चांस ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोगों को मिल ही नहीं पाता, क्योंकि वो जाते हैं ऐप में और वो उनका मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमें तो मिल ही नहीं पाया, कहाँ पे था। तो आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा ऑल पैरामेडिकल वैकेंसीज रेडियोग्राफर के लिए, आपको एक वहाँ पे देखने को मिलेगा फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर आप देखोगे अगर जाके भी, तो वहाँ पे आपको कुछ डेमोज भी प्रोवाइड किए गए हैं, साथ साथ में आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल राम सर पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको PDF वहाँ पे दिया जाएगा, और इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो टेस्ट होंगे वो रखे जाएंगे। और फिर फुल लेंथ टेस्ट, जैसे कि उसमें आपकी सारी चीज़ें, चाहे एनाटॉमी हो, पैथो हो, इसके अलावा डार्क रूम हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, रिसेंट एडवांसेज, रेडिएशन फिजिक्स, कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, ये सब होगा। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश जो मीडियम है दोनों में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो बैच है ये मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा हो तो इस टाइप से आपको वहाँ पे फोल्डर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इनरोल कर सकते हो, ओके। अब भाई क्लास पसंद आए तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। देखती हूँ मैं तुम लोगों के बाद में कमेंट्स वगैरह। चलो, ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि ओम्स लॉ जो होता है ये किसके बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करता है। फर्स्ट दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी कि विभवांतर और करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, विभवांतर और प्रतिरोध के। रेजिस्टेंस एंड वेलोसिटी, प्रतिरोध और वेग के। करंट एंड वेलोसिटी, धारा और वेग के। सबको पता है ओम का जो नियम होता है वो शो करता है V प्रोपोर्शनल I को, यानी कि करंट के साथ में किसके, ये जो होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके रिलेशन को शो करता है, ओके। यानी कि अब देखो पूरा थोड़ा सा समझा देते हैं। चलो, इसमें क्या होता है कि एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, यानी कि एक वायर है जो मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें यह क्या हो रही है, I करंट जो है वो फ्लो हो रही है। इनके जो दोनों एंड्स हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो डेल्टा V V2 माइनस V1 हो गया, ओके। ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। इस वोल्टेज डिफरेंस में जब क्या होती है, करंट यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होती है, तो यहाँ पे जब हम ये प्रोपोर्शनल मार्क हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं R, ये होता है रजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, रजिस्टेंस बोलते हैं। ये रजिस्टेंस, अब इनके यूनिट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं। तुम बोल रहे होंगे हाँ इतना इजी आता है, इजी भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। पेपर जो होता है वो मीडियम मतलब मॉडरेट भी होता है, इजी भी होता है, हार्ड भी रखते हैं पेपर को, ठीक है। इसकी होती है ओम। इसके अलावा रजिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ρ × L/A। रजिस्टेंस जो होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल जो होगा उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और मटेरियल की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ से ये जो रो दिख रहा है आपको, ये रजिस्टिविटी होता है, ठीक है, यानी कि इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है, अगर उसमें जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो उतनी ही कम होगी, ओके। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम × मीटर होती है। इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से भी मिलते हैं कि अगर कोई वायर है उसका लेंथ एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ा, कभी कभी ऐसे भी दिखते हैं कि उस पर कोई लेंथ और उसमें डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया और कुछ भी उसने बता दिया, जिसकी टेम्परेचर वगैरह का या फिर कुछ भी और रिलेटेड बता दिया, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करेगा। Next question, the digital subtraction method where a new mask is chosen for each subtraction is, यानी कि जो डिजिटल सब्सट्रैक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं DSA डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, उसमें हमें एक न्यू मास्क इमेज को बनाना है, तो उसके लिए हम, और वो भी हर सब्सट्रैक्शन के लिए, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, मास्क सब्सट्रैक्शन, टाइम इंटरवल सब्सट्रैक्शन, टेम्पोरल फिल्ट्रेशन या सीरियल मास्क सब्सट्रैक्शन का, बताइए। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो DSA होता है, इस DSA की फुल फॉर्म होती है डिजिटल, S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और A का मतलब होता है एंजियोग्राफी।
एंजियोग्राफी का मतलब सबको पता है कि जब हम ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझ लेना। एक पहली बात करते हैं मास्क इमेज की। मास्क इमेज का मतलब होता है कि जब तक आपने बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल नहीं किया है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल करने से पहले की इमेज, जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल व्यू की इमेज जो होती है, नॉर्मली आपकी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर की जो इमेज होगी। सेकंड बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज की। कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल करके, और कॉन्ट्रास्ट फिल करके जिसमें हम बात करते हैं वो होती है कॉन्ट्रास्ट इमेज। और थर्ड होती है मास्क कॉन्ट्रास्ट इमेज, यानी कि जब हम इन दोनों, यानी कि मास्क इमेज में से जब हम कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज को अलग करते हैं तो हमें मिलती है मास्क कॉन्ट्रास्ट इमेज। इनका एक क्वेश्चन बनता है जो आपने देखा भी होगा डायग्राम के बेस पे, वो कभी कभी पहले के टाइम पे पूछा जाता था, आज के टाइम पे नहीं पूछा जाता, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ना, PYQs तो पढ़ने जरूरी है। ओके, चलो इसके अलावा बात करते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड की। तो देखो मेनली जो यहाँ पे मेथड यूज होता है, एक होता है लॉगरिथम, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है लॉगरिथम का, और एक यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन का। हालांकि और भी बहुत सारे सब्सट्रैक्शन होते हैं, लेकिन जो मेन सब्सट्रैक्शंस की बात की जाती है DSA के अंदर वो ये दो टाइप के सब्सट्रैक्शन होते हैं। ड्यूअल एनर्जी से आप लोग समझ गए होंगे कि जब हाई एनर्जी की जो इमेज हमें मिली है उसमें से हम अगर लो एनर्जी की इमेज को अलग कर रहे हैं तो हमें ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करना चाहिए। लॉगरिथम में हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम सब्सट्रैक्शन की। किसकी? टाइम सब्सट्रैक्शन की। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इमेज मिलेगी वो आपको टाइम बेस पे मिलेगी। किस पे मिलेगी? टाइम बेस पे। क्या होगा इस इमेज के अंदर कि आपको हर एक सिग्नल जो होगा, हर एक पिक्सल साइज पे आपको सिग्नल जो होगा वो अवेलेबल कराया जाएगा। तो हर एक पिक्सल साइज पे आपको सिग्नल अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें टाइम इंटरवल जो होता है इसका जरूर ध्यान रखा जाता है। ओके, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट सब्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं जिनका हम DSA में यूज करते हैं। हालांकि और भी होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं तो एक हमें मास्क या फिर टेम्पोरल सब्सट्रैक्शन मेथड देखने को मिलता है, जिसमें हम कंजक्टिव जो इमेजेस होती हैं उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरीके के और भी सब्सट्रैक्शन होते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखा है तो पहले आपको इसको टिक करना है। लॉगरिथम दे रखा होता है इसकी जगह तो उसको टिक करना था, या फिर आप ड्यूअल एनर्जी को टिक करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दे। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ऐसा उपकरण जो मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ऐसा उपकरण जो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए सबको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि एक कंडक्टर मान लो वायर, उसमें जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो उसमें जब करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे वो जो चीज़ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होने की वजह से जो डिवाइस होगा वो क्या करता है? अपने एक्सिस पे घूमना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल फैन, तो उसमें क्या होती है? एक मोटर लगी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा कन्वर्जन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन घूमता है, हमें हवा आती है। क्लियर? तो इसको तो आप याद ही कर लो सीधा का सीधा कि एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? फर्स्ट है, मोर वोल्टेज रिपल रिजल्ट्स इन ग्रेटर रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि अगर कोई भी वोल्टेज में रिपल ज्यादा है तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा आपको कि वहां पे रेडिएशन क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। दूसरा, सेमी कंडक्टर्स आर क्लोज इनटू, अब देखो ध्यान से यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, ठीक है। एम टाइप दे रखा है एम और ये एन टाइप, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं,
यहाँ पे सिंगल फेज पावर हैज 90% वोल्टेज रिपल, यानी कि सिंगल फेज पावर के पास में 90% वोल्टेज रिपल है। वोल्टेज रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि वोल्टेज रेक्टिफिकेशन जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड से होकर एनोड पे जाएगा। तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें दो टाइप के मिलते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो ये तो साफ गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नाम आ रहा है बार बार रिपल। क्या होता है रिपल? तो इसको हम शो करते हैं रिपल फैक्टर से। ये जो मेनली यूज में लिया जाता है, ये लिया जाता है रेक्टिफायर सर्किट्स के लिए मेनली यूज में, ठीक है। तो ये मेनली रेक्टिफायर के लिए यूज में ली जाने वाली टर्म होती है। रिपल फैक्टर का मतलब ये होता है कि आउटपुट डीसी में कितना इनपुट एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि क्या होता है कि जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा डिवाइस रेक्टिफायर होता है, जिसमें हम रिपल फैक्टर की बात करते हैं कि जब आपने किसी भी डिवाइस में एसी इनपुट किया तो उसने कितने उस अमाउंट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और अब उस आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। जितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो शो करेगा रिपल फैक्टर को। क्लियर? तो यानी कि रिपल फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें एसी कंपोनेंट डीसी जो आउटपुट है उसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा है। इसका मतलब है जो सर्किट है वो क्या करेगा? खराब काम करेगा। ओके, तो फर्स्ट है कि मोर वोल्टेज रिपल रिजल्ट ग्रेटर रेडिएशन, यानी कि क्वालिटी भी बढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी को कम कर देगा, डीसी कंपोनेंट को कम कर देगा। सिंगल फेज पावर है, सिंगल फेज जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% रिपल फैक्टर रखती हैं, जबकि यहाँ पे 90% रख दिया, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट ही खराब कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये बात जरूर सही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैथोड से निकलते हैं और कैथोड से जाके एनोड पे टकराते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज the efficiency of intensifying screen by doubling the number of light photons, यानी कि ऐसे कौन सा यहाँ पे यूज डिवाइस है जो कि नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। बेस लेयर, अंडर कोटिंग लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर? चलो तुम लोग बता दो, फटाफट बता दो, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेस लेयर। बेस लेयर जो होती है इसका याद रखना, ये जो बेस लेयर होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है यहाँ पे पॉलीएस्टर की। किसकी? पॉलीएस्टर की ये बनी हुई होती है। बेस लेयर का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराने का, यानी कि जो वो बोलते हैं ना नींव रखने का काम जो है वो कौन करती है? बेस लेयर करती है। सेकंड बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेयर की, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? रिफ्लेक्टिव लेयर। रिफ्लेक्टिव लेयर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेयर पहली बात तो बनी किसकी होती है? रिफ्लेक्टिव लेयर बनी होती है टाइटेनियम ऑक्साइड की। इसके अलावा अगर तुम्हें एक ही पता हो तो आज एक और लिख देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी बनी होती है। इसका काम होता है फोटोन के लॉस को बचाना, यानी कि जो फोटोन लॉस हो रहे होते हैं उन फोटोन लॉस को बचाने का ये काम करती है। ओके, बचाने का काम करती है। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, अगर ये फोटोन लॉस को बचाने का काम करती है तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स को डबल करने का भी काम जो है वो भी किसका रहता है? रिफ्लेक्टिव लेयर का ही रहता है। ओके, तो आंसर तो तुम लोगों को मिल गया रिफ्लेक्टिव लेयर। बात करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन की। थर्ड लेयर जो होती है वो होती है फॉस्फोर लेयर। ऐसी लेयर जो कि बनी होती है किसकी? फॉस्फोर मटेरियल। कौन कौन से? कैल्शियम टंगस्टेट, सीजियम आयोडाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड की। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये रेयर अर्थ मटेरियल की भी बनी होती है, जैसे कि गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड एक्टिवेटेड विद टेरिबियम। आई होप आप लोगों को पता होगी कौन कौन से रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं। नहीं पता हो तो कमेंट्स कीजिएगा, और पता है तो मतलब पता हो तो कमेंट्स कीजिएगा, नहीं पता है तो बताएंगे अगली बार। ओके, फॉस्फोर लेयर क्या काम करती है? एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती है और उनको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो एक्सरे एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर।
क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। ये लेयर जो होती है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसके अलावा ये क्या काम करेगी, इसके नाम में ही है कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरी बात, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की टोटल थिकनेस याद करना, वो होती है 3 mm। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए कुछ बातें जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है उससे रिलेटेड होती हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, आगे जब पढ़ाएंगे तो और भी चीज़ें बताएंगे इसमें। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाइटल साइन नहीं है। फर्स्ट है पल्स रेट, सेकंड है बॉडी टेम्परेचर, थर्ड है ब्लड प्रेशर, फोर्थ है प्यूपिल साइज। बताइए, चलिए बताइए। तो बात करते हैं वाइटल साइन। क्या होते हैं बॉडी में वाइटल साइन? वाइटल साइंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस, ऐसे साइंस जो बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में फंक्शन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान जो कितना होना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कौन सा डिवाइस हम यूज लेते हैं? हम थर्मामीटर का इसमें यूज करते हैं मेजर करने के लिए, सबके घरों में होता है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट रेट की। हार्ट रेट जो होती है ये आपकी कितनी होनी चाहिए? 72, सबको पता है 72 बीट पर मिनट होनी चाहिए। इसमें हम यूज, अब देखो जो हार्ट रेट होती है इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। वहीं बात अगर हार्ट रेट कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ओके, तो ये एक टर्म होती है ट्रैकीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से, और एक होती है ब्रैडीकार्डिया जिसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, चलिए अब थर्ड बात करते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। थर्ड होती है पल्स रेट। एक क्या होती है? पल्स रेट। पल्स रेट में हम बात करते हैं कि यहाँ पे 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, पल्स रेट को मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर का, जिसको हम इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं और उससे हम मेजर कर सकते हैं पल्स रेट। वो सब शो करता है वहाँ पे। क्लियर? हार्ट बीट भी शो कर देता है वो तो वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर जो बॉडी का होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80 mm ऑफ Hg। 80 mm ऑफ Hg, इसको मेजर करने के लिए हम स्पिगोमैनोमीटर का यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मेरा तो 140 ब्लड प्रेशर पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? वो एलिवेटेड कंडीशन है। लेकिन अगर जब ब्लड प्रेशर 180 जिसके पहुंच जाए ना, इसका मतलब हाइपर एलिवेटेड कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, वो पक्का का पक्का जाके एडमिट होंगे। ठीक है, मतलब हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो पल्स रेट सही है, बॉडी टेम्परेचर सही है, ब्लड प्रेशर। प्यूपिल साइज जो होता है ये एक वाइटल साइन नहीं है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में तुम पढ़ते हो, अच्छा नोट तो तुम्हें दिखता ही नहीं है, वाइटल साइन अच्छा फर्स्ट ही तो है, चलो आगे बढ़ो, टाइम जा रहा है। अरे देखो नोट दे रखा है, नोट। ठीक है, करा करो भाई, इन चीज़ों को ध्यान दिया करो थोड़ा। तो प्यूपिल साइज जो होता है वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो किस पे डिपेंड करता है? आने वाली लाइट्स पे डिपेंड करता है कि जितनी लाइट अगर आंखों में ज़्यादा आ रही है लाइट, तो हाँ जो आंखें होंगी वो छोटी छोटी हो जाएंगी, अगर कम आ रही है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये कोई वाइटल साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन विच ड्रग्स इज कॉमनली गिवन फर्स्ट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के केस में कौन सी ऐसी मेडिसिन है या फिर कौन सा ड्रग है जो आपको दिया जाएगा फर्स्टली? पैरासीटामोल, ये तो पैराबीटामोल हो गया। ठीक है, इसको हटा देना। डायजेपाम, एड्रेनालिन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। चलिए बताइए कौन सा इमरजेंसी ड्रग है जो आपको मिलेगा? देखो सबके सब मुझे लास्ट में बताना कि तुम लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट जरूर में बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ साथ में चलो तुम्हें एक और एडवांटेज दे दिया जाता है, दे देती हूँ। तुम लोग ऐसा करना कि तुम्हें जो जिस टॉपिक पे अगर क्लास क्या अगर क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो तुम लोग नीचे कमेंट्स कर देना, उस क्वेश्चन पे क्लास लेके भी आएंगे जल्दी। ओके, तो देखिए कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन अगर है तो पहली बात तो पैरासीटामोल तो हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो यूज करने से रहे। डायजेपाम जो होती है उसका भी हम यूज नहीं करते हैं। अब ये जो दो होते हैं इनको हम एज अ इमरजेंसी ड्रग पढ़ते हैं।
ठीक है, इन दोनों को एज आ हम इमरजेंसी ड्रग पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कभी भी ये दे रखा है कि कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के केस में हम किसको पहले यूज करेंगे, तो हम एड्रेनालिन, जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, इसको हम सबसे पहले यूज में लेते हैं। ऐसे तो हम डेक्सामेथासोन का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम डेक्सोना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम जो यूज लेते हैं वो होती है कौन सी, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के केस में एड्रेनालिन। क्लियर। हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसके अलावा डेक्सामेथासोन, इनका हम बाद में यूज करते हैं। एट्रोपिन होती है, इन सब का बाद में यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, मेरे से जितना हो सकता है मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। अगर कौन से टॉपिक्स पे अगर क्लासें आगे लेके आनी है, कौन सी एमसीक्यूज क्लासें लेके आनी है, क्या चाहिए आपको, आप सब कमेंट में बता सकते हो इजीली। ओके, और ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन तुम लोगों के सही हुए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही और क्लासेस लेके आएंगे अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो। और साथ साथ में तैयारी करो भाई, ठीक है, टाइम आ चुका है पढ़ाई का, अभी से स्टार्ट करोगे तो जब एग्जाम्स आएंगे तो आप इजीली कवर कर पाओगे, सारी चीज़ों को इजीली आप याद कर पाओगे। तो अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहली बात तो वो जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब क्लासेस आती रहेंगी साथ साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि क्लासेस अगर आती रहेंगी तो पता चल रहा है कि तुम्हारी क्लासेस मिस हो रही हैं, तुम ले ही नहीं पा रहे हो क्लासेस को, तो तुम कम से कम नोटिफाई करके रखोगे तो जब भी क्लास आएगी तो तुम्हारी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग नए हो तो सुदर्शन पैरामेडिकल के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।